ठीक है। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं डॉक्टर अंकिता बात कर रही हूँ शुद्धि हिम्स हॉस्पिटल से। आज हम इस वेबिनार में जुड़े हैं साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं या किसी भी इलनेस के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो इस वेबिनार के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना हैंड रेज करेंगे मैं यहाँ से आपका नाम प्रॉम्प्ट करूंगी और फिर आपको अलाउ किया जाएगा बोलने के लिए, जिसकी बदौलत आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो मैं सुन पाऊंगी और जो भी रिस्पेक्टिव आंसर होगा उस क्वेश्चन का वो मैं आपको दूंगी। तो आज हम इस वेबिनार के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ ब्रीफिंग्स के साथ शुरू करूंगी कि आज जो हमारी डिजीज है वो क्या है और हमारी क्या जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसके लिए रह सकती है, क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं साइनोसाइटिस के जिसके साथ आप इस डिजीज को जो है वो प्रोग्रेस कर सकते हो या गाइड कर सकते हो या रूल आउट कर सकते हो। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई बीमारी नहीं होती है ना तो उसको ट्रीट करना उतना ही आसान होता है, लेकिन जब कोई बीमारी पुरानी हो जाती है तो उसको डील करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। तो जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में होनी शुरू होती है उसको अर्ली डिटेक्ट करके उसका अर्ली सॉल्यूशन निकालना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। व्हाट्सोएवर जो भी हमें टेस्ट करवाने की नीड है या जो भी हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन नीडेड है, क्योंकि देखो साइनोसाइटिस के ना कई सारे रीजंस हो सकते हैं। ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, हमारा नेजल सेप्टम की डेविएशन की वजह से हो सकता है, रिकरेंट जो हमारी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस का कंसर्न हो सकता है। और कई बार ये हमारी जो एलर्जिक कंडीशन रहती हैं, डस्ट एलर्जी, पॉलन एलर्जी, इसकी वजह से भी साइनस का जो इशू है वो एस्केलेट होता है। तो जब भी हमारा वेदर चेंज होता है या हमारी जो मतलब बॉडी की जो नॉर्मल कंडीशंस हैं वो चेंज करती हैं तो हमें फ्रीक्वेंटली स्नीजिंग होना या कोल्ड एंड कफ जल्दी हो जाना, हमारी इम्यूनिटी का वीक होना और बहुत ज़्यादा कफ का बनना, रेस्टलेसनेस होना, ये सारी दिक्कतें जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो वन थिंग लेड टू अनदर, तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वी नीड टू रूल दैट। तो सबसे पहले हम पीपीटी की तरफ जाएंगे। दैट वी हैव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट व्हाट इज साइनोसाइटिस इज। साइनोसाइटिस के क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, कुछ चीज़ों के साथ हम इसको शुरू करेंगे ताकि मैं आपको उसके कितने टाइप्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या रीज़न है और उसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। अब जैसे सामने अब नॉर्मली साइनस क्या होता है, वो एक नॉर्मल सी फिजियोलॉजी इसमें समझाई गई है, एक हेल्दी और एक इन्फ्लेम्ड साइनस की। बेसिकली यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं, फ्रंटल साइनस, इथेमॉइडल साइनस, उसके बाद आते हैं स्फेरॉइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस। जब भी इनमें किसी साइनस में इन्फ्लेमेशन होगी, कफ के कम्युलेशंस होगी, इन्फ्लेमेशन होगी मतलब वहाँ तो या तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या किसी तरह की जो है वो हमारी कंडीशन एक्सेलरेट होकर हमारे साइनसेस को जो है वो इरिटेट कर रही है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अभी एक वीडियो हम एक बार प्ले कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इंसान की नाक की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नाक हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो न सिर्फ हमें सांस लेने में मदद करता है बल्कि गंध को पहचानने का भी काम करता है। नाक की संरचना दो हिस्सों में बटी होती है, एक्सटर्नल नोज और इंटरनल नोज नेजल कैविटी। एक्सटर्नल नोज में नासिका छिद्र, नासिका सेप्टम, नासिका की उपास्थियां होती है। इंटरनल नोज या नेजल कैविटी मुख्य रूप से नेजल सेप्टम, टर्बिनेट्स और ऑल्फैक्टरी रीजन को शामिल करता है। नाक की कार्यप्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रीदिंग, फिल्टरिंग, वार्मिंग और ह्यूमिडिफाइंग और ऑल्फैक्शन। क्या आप जानते हैं नाक लगभग 1 ट्रिलियन अलग अलग गंधों को पहचान सकती है। सर्दी या एलर्जी होने पर स्मेल की क्षमता कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नोज की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जानकारी। अगर आपको वीडियो बस पसंद आया हो तो लाइक और बस सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इसमें हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है नोज की उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ जो है वो था। एक्सटर्नल नोज, एक्सटर्नल नोज क्या है, इंटर और एक्सटर्नल और इंटरनल नोज में क्या क्या कैटेगराइजेशन है। तो साइनोसाइटिस क्या है, जब नाक के पास की हड्डी बढ़ जाने से या छोटे जो मतलब जो हिस्से होते हैं उसको उसकी परत जो है वो सूख जाती है,
इससे जो अंदर का बलगम है वो गांठ उसका मतलब या जो बलगम है या जो गाढ़ा म्यूकस जो हमारा रहता है, म्यूकस जो हम सिक्रीट होता है वो बनने लग जाता है। जब बलगम ज्यादा बन जाता है तो वो जो है वो ब्लॉकेज कॉज कर देता है, वो रास्ते को बंद कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ सूजन आ जाती है, वहाँ प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और पेन होनी शुरू हो जाती है। हमें फ्रीक्वेंट हेडेक्स रहना, वाटरी आइज रहना, ऐसी कोई दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, उसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसके क्या टाइप्स हैं? सबसे पहले तो आता है एक्यूट साइनोसाइटिस। ये एक मतलब सिंगल केस हो सकता है जिसमें साइनोसाइटिस जो है वो कुछ घंटे या कुछ वीक्स के लिए जो है वो लास्ट करता है। दूसरा होता है सब एक्यूट, ये एक टाइप है साइनोसाइटिस की जो लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के लिए जो है वो लास्ट करता है, मतलब 4 हफ्ते से ज़्यादा, लेकिन मतलब 4 से लेकर 12 हफ्ते तक या 1.2 मंथ तक जो है ये एक्सक्रेट कर सकता है। क्रॉनिक साइनोसाइटिस है जब वो लॉन्गर ड्यूरेशन से है, 12 वीक से ज़्यादा है, और सिम्टम की सेवेरिटी जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, लेकिन वो फुली रिकवर नहीं हो पाता। मतलब उसकी जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो सबसाइड तो हो जाता है, लेकिन दोबारा जब ऐसी कोई एलर्जिक कंडीशन आती है तो वो दोबारा एस्केलेट करता है और रिकरेंट होता है, जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स आते हैं हमें एक्यूट साइनोसाइटिस के, जिसमें साल में एक बार हो सकता है। और उसमें नॉर्मली जो है वो जब भी हम बीमार पड़ते हैं या मौसम चेंज होता है तो उस दौरान उसका आउटब्रेक होना जो है वो रिकरेंट हो जाता है, कि बार बार एक ही मौसम में हमें साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो आती है। नेक्स्ट, अब इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जब भी हमारा साइनस है, हमारी जो साइनोसाइट मतलब जो हमारी मतलब जो हमारी कैविटीज है वहाँ ब्लॉकेज है, तो उसकी वजह से हमें सर में दर्द हो सकता है, सर में भारीपन का महसूस महसूस होना, नाक का बंद होना, या तो नाक में पानी जैसा रनी नोज रहना, पानी जो है वो बहते रहना नाक से, आवाज का भारी हो जाना, हमारी आवाज या तो चेंज हो जाती है या जोर लगता है बोलने में, है ना, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होने लगती है, ब्रेथलेसनेस, मतलब हम जोर जोर से सांस लेनी पड़ती है, बिकॉज हमारे जो ग्लैंड्स हैं, जो हमारे इथेमॉइड्स हैं वो ब्लॉक्ड हो चुके हैं, तो उसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। चेहरे पर सूजन महसूस हो सकती है, थोड़ी पफीनेस आ सकती है फेस पे, थकावट ज़्यादा रहने लग जाती है, कमज़ोर लगने लग जाता है ना। नाक से वैसे तो रनी नोज रहता है, पर जब रनी नोज नहीं होता है तो वहाँ से मतलब नाक से जो है पीला पानी या किसी अलग तरीके का म्यूकस का अलग डिफरेंट कलर ऑफ म्यूकस जो है वो डिस्चार्ज होता है, और आंखों में जो है वो दर्द रहती है, सूजन रहती है, जैसे हमें फीवर में फील होती है ना, वार्मनेस रहती है, जब भी आंखों को क्लोज करते हैं तो दिक्कत होती है, उस तरीके के सिम्टम्स रहते हैं साइनसाइटिस के। इसके साथ इसके रीजंस क्या क्या हैं? बार बार अगर किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है उसकी इम्यूनिटी के खराब होने की वजह से, धूल या धुएं या किसी भी एलर्जी है पेशेंट को जिसकी वजह से उसको बार बार एक्सलेट होता है साइनोसाइटिस का कंसर्न, तो उसकी वजह से, एलर्जन की वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। नाक जो है वो अच्छे से साफ नहीं रहता, बार बार नाक को टच करने की अगर हैबिट रहती है उससे भी ये प्रॉब्लम एक्सलेट हो सकती है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर बॉडी में है उसकी वजह से भी ये कंडीशन ट्रिगर हो सकती है। नेजल सेप्टम की डेविएशन है, टेढ़ा है हमारा नेजल सेप्टम, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और धूम्रपान या गंदी हवा का सेवन, अब या तो वो एलर्जी हो सकती है, और एक्सेसिव जो हमारा एयर है अगर पॉल्यूटेड है तो उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस का कंसर्न रहता है। और अगर नाक में हमें कॉन्स्टेंटली स्वेलिंग रह रही है ड्यू टू एनी रीजन, तो उसकी वजह से भी, जैसे एलर्जी की वजह से भी जो है वो इन्फ्लेमेशन रहती है, तो उसकी वजह से भी जो है ये कंडीशन रह सकती है। अब हम इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो बेसिकली ये एक वीडियो है जिसमें हम आयुर्वेदा कैसे हमारी बॉडी को हील करने में हेल्प करता है, बिकॉज अगर कोई भी इस तरह की कंडीशन अगर बॉडी में अराइज होती है और हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है जिसकी वजह से हमें रिकरेंट एपिसोड्स हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी को हमें प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई करना इंपॉर्टेंट है ना। तो नॉट ओनली फॉर द जर्नल, हम जैसे आम जो लोग हैं हम इस चीज़ को भले ही उतना निग्लेक्ट करते हैं, बट हमारे जो वेल नोन सिलेब्स हैं दे आर ऑल्सो अडेप्टिंग आयुर्वेदा फॉर हीलिंग देयर मतलब प्रॉपर्टीज और देयर बॉडी प्रॉपर्ली। तो एक वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट भी प्ले करते हैं। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त बिताया। क्या बताऊं, बाय गॉड, जन्नत की फील आ गई। ना टीवी, ना फोन, ना जंक फूड, ना ब्रांडेड कपड़े,
एक सादा पहना हुआ सफेद कलर का कुर्ता पजामा और ढेर सारा आयुर्वेदा का। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते हैं। और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते हो, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करी। और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, उनानी, होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। नेक्स्ट। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहैकर्स से कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपनी बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या एजलेस हो You जाना? want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. नेक्स्ट। तो इन्हीं वीडियोस में हमने देखा कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, ताकि वो अपने आप को हील कर सके। और किसी भी तरीके की कंडीशन है जिससे हम बीमार पड़ रहे हैं, वो हमारी इलनेस को जो है वो बढ़ा रही है, उससे अपनी बॉडी को हील आउट करके एक फ्री फ्रॉम डिजीज स्टेट पर जाना, है ना, जिसके लिए हमारी बॉडी की रेगुलर टेक केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज हमारी सबसे बड़ी वेल्थ ना हमारी हेल्थ है। अगर हमारी हेल्थ खराब हो जाए ना, तो एनी सॉर्ट ऑफ वेल्थ उसको ठीक करने में जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो जितना जल्दी आप अपनी वेल्थ के साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करेंगे ना, आपकी एक हैप्पी लिविंग और एक लॉन्जिविटी जो है वो अच्छे से आप प्लान कर सकते हैं। अब हम ट्रीटमेंट की बात भी करेंगे कि ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के क्वेश्चन या क्वेरीज हैं इस कंसर्न के रिगार्डिंग, वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं ताकि वो मैं क्वेरीज दे सकूं। अब ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में हम काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमारा पंचकर्मा भी रहता है। पिछली स्लाइड लगाओ। जिसमें हमारा पंचकर्मा भी रहता है, पिछली पंचकर्मा भी रहता है, हम योगा की हेल्प भी लेते हैं और कुछ रेमेडीज भी रहती हैं। पंचकर्मा में अगर साइनोसाइटिस का कंसर्न है तो नस्य थेरेपी हम कराते हैं, धूपन कराते हैं, जल नीति हम करवाते हैं, ताकि हमारे जो साइनस हैं उनकी प्योरिफिकेशन हो सके। और योगा में हम डेली प्रैक्टिस में अनुलोम विलोम, कपालभाति और वस्त्रिका प्राणायाम जो है वो कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर कोई रेमेडीज़, मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस हैं और आप सांस नहीं ले पा रहे हो और आप खुद से चीज़ों को बेटर करना चाहते हो फॉर अ मैनेजमेंट पार्ट, उसके लिए घर में आप स्टीम इनहेलेशन शुरू कर सकते हो और अपनी डाइट को बेटर कर सकते हो। बिकॉज अपनी बॉडी को हील करने के लिए जो हमारी डाइट है उसका अच्छा होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है अगर पेशेंट के तो हम वो ले लेते हैं, और उसके बाद मैं दोबारा इस स्लाइड पर आऊँगी ताकि मैं आपको और मतलब ब्रीफ में ट्रीटमेंट के बारे में गाइड कर सकूं। तो जिनका भी मैं नाम लूँगी वो प्लीज़ अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लीजिएगा। तो हमारे जो पहले पेशेंट हैं उनका डॉली जी। जी मैम। जी डॉली जी, बताएं आपका क्या कंसर्न है। मैम मेरे को ना अस्थमे की प्रॉब्लम है, मतलब सीटी जैसी आवाज आती है मैम।
जैसे अब बारिश हो रही है दिल्ली में, मैं आश्रम से बात कर रही हूँ। हम्म। जैसे अब मुझे ना मतलब मेरे कफ निकल नहीं रहा, मतलब अटक रहा है। हम्म। अस्थमा कितने सालों से है आपको? एक्चुअली मैम मुझे 2018 से है मैम। ठीक है, और अभी आप किसी तरह के इनहेलर्स पर हो? नहीं मैम, पहले लेती थी, मेरी सासू माँ ने बंद करवा दिया था। कितने टाइम से इनहेलर बंद है? मैम जब मुझे ज्यादा 2018 में ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं उन डॉक्टरों ने तभी दे दिया था। और उसके बाद हम्म। मेरी सास ने गुस्सा करा था कि ये मत ले, तुझे आदत पड़ जाएगी, नॉर्मली ट्रीटमेंट करवा ले। तो फिर मतलब हम्म। मैं नॉर्मली ट्रीटमेंट करवाती रही। अब मेरे पे मतलब मेरे को इतनी स्वेलिंग है मेरे हाथ पैरों में कि मेरे को हम्म। मेरी चूड़ियां भी नहीं आती है मैम। हम्म। और मेरा फेस एनी टाइम सूजा रहता है, बहुत दिक्कत हो रही है मैम मुझे सांस लेने में। मैं एलोपैथिक से ऊब गई हूँ। और मेरा काम मैम लॉन्ड्री का है, मैं वो भी नहीं हम्म। कर पाती मैम। ठीक है, देखो डॉली जी, अगर देखो अगर ये कंसर्न इतना पुराना है तो इसका किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है आपको? डस्ट से या मौसम चेंज होने पे प्रॉब्लम बढ़ती है ज्यादा? एक्चुअली मैम मैं फोर्थ फ्लोर पर रहती हूँ, तब मेरे को स्टार्टिंग हुई थी तो मेरे को ना सांस मेरा नॉर्मली बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था। हम्म। बैठने के बावजूद भी मेरे को आराम नहीं मिलता था, चेस्ट पेन होने लग गया था, उल्टियां होने हम्म। लग गई थी। और इतना दर्द होता था कि चिड़चिड़ाहट मेरे को मतलब किलस चढ़ती थी मैम। ठीक है। मैम और क्या नाम, मैं मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चों को ये दिक्कत ना हो। हम्म। नहीं देखो, अभी जैसे अभी आपकी कंडीशन है ना, जैसे आप मुझे बता रहे हो हाथ पैरों में सोजिश है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और आई नो अगर आप इतने लंबे तरीके से इतने लंबे टाइम से अगर आप दवाइयों के साथ मैनेज कर रहे हो और वो भी एलोपैथिक दवाइयों के साथ, तो कोई ना कोई स्टीरॉइड्स भी शुरू किए होंगे, क्योंकि देखो अस्थमा को रूल आउट करने का या अस्थमा को ट्रीट करने का ना एक ही तरीका है, या तो वो जो आप इनहेलर लेते हो, इनहेलर में बेसिकली क्या होता है, ब्रोंको डायलेटर्स होता है, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं उनको वो खोलता है ताकि हमें सांस लेने में आसानी हो, जो भी ब्लॉकेज है वो खुल जाए। और अगर हम वो इनहेलर्स नहीं ले रहे हैं और हमारी ऑक्सीजन नीड पूरी नहीं हो रही है, दवाइयों के साथ मैनेज करें, तो वो स्टीरॉइड्स देते हैं सेम चीज़ के लिए, ताकि जब आप वो स्टीरॉइड लेते हो जितने टाइम तक उसका एक्शन रहता है तब तक आपकी जो कंडीशन है उसको बेटर करने में हेल्प मिलती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम लंबे समय से ये सारी चीज़ें जो है वो लेते रहते हैं, तो धीरे धीरे एक तो ये काम करना जो है वो कम कर देती है और हमारी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग के वेबिनार में बोला कि प्रॉब्लम जितनी पुरानी हो जाती है ना, उतनी डिफिकल्ट टू ट्रीट हो जाती है। तो अगर मैं आपके केस में अभी ट्रीटमेंट की बात करूं, तो आप दिल्ली से बात कर रहे हैं अभी? हाँ जी मैम, आश्रम निजामुद्दीन। ठीक है, दिल्ली से बात कर रहे हो ना, तो बेटर रहेगा अगर आप हॉस्पिटल विजिट कर सकते हो, क्योंकि देखो एक तो एक मैं आपको दवाइयों के साथ शुरू करवा सकती हूँ ताकि अभी जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दवाइयों से मैनेज करने की कोशिश की जा सके। लेकिन प्रॉब्लम काफ़ी पुरानी है, तो अगर केवल दवाइयों से आराम नहीं आता है तो दवाइयों के साथ साथ मुझे आपकी कुछ थेरेपीज भी करवानी रहेंगी। जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही ब्रीफ कर रही थी कि हम कुछ पंचकर्मा थेरेपीज कर सकते हैं, डाइट चेंजेस कर सकते हैं, कुछ दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करवा सकते हैं, तो उनके साथ धीरे धीरे शुरू करते हैं ताकि बॉडी को रिजुविनेशन मोड में लाया जा सके, रिजुविनेट किया जा सके, जो हमारी दिक्कत है उसमें धीरे धीरे जो है इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। मैम मेरी फैमिली में तो नहीं है किसी को ये प्रॉब्लम, और मैं कुछ जरूरी ऐसे। नहीं है, जरूरी नहीं है ये फैमिली से आए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको है तो आगे ना हो, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, इनहेरिटेड भी हो सकती है, और अगर इनहेरिटेड नहीं है तो हो सकता है ना सिर्फ आप ही को हुई हो, यू आर द फर्स्ट पर्सन इन द फैमिली हु इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, और आप अपना क्योर करें ताकि आगे चलकर अगर किसी और को ये प्रॉब्लम आती है तो वो अर्ली डायग्नोस करके इसका अर्ली सही इलाज करवा सकें। मैम जैसे मुझे मतलब रात पूरे दिन भर भूख नहीं लगती है, रात में मेरे को नींद भी नहीं आती है। जब तक जगी रहूंगी मैं जैसे अब आएगी, पूरे दिन काम जब करती तक हूँ, हमारी सुबह बॉडी 7 बजे हेल्दी नींद आती है। नहीं है, हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है, बॉडी में इतने सारे टॉक्सिन्स हैं, अच्छे से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रेथलेसनेस से हो रही है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि बॉडी के जो बाकी काम है वो नेचुरली हो जाएंगे और चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से नींद आ जाएगी? बॉडी तो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है ना, और सांस जो हम लेते हैं वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इंसान की सांस बंद हो जाए इंसान खत्म है।
तो सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है तो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन मिलना, उनका सर्वाइवल होना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और जब बॉडी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में रहती है तो बाकी सारी चीजों में भी दिक्कत आती है। मैम मेरे को एलोपैथिक वालों ने बोला ये हमेशा रहेगी, बस ये है कि थोड़ा रोकथाम हो सकती है, प्रॉपर ठीक नहीं हो सकती। मैनेजमेंट तो कर सकते हैं ना, मैनेजमेंट से भी शुरू करो। अब जब इतना खराब हो चुका है ऑलरेडी केस, तो इसको मैनेजमेंट से तो पहले शुरू करते हैं। बॉडी को हीलिंग का टाइम तो देना पड़ेगा। स्टीरॉइड्स खा खा के अभी तक मैनेज ही तो कर रहे हो। ठीक होनी होती तो आज तक हो नहीं जाती। 2018 से 2025 चल रहा है अभी। हाँ जी मैम। उससे ठीक होनी होती तो हो जाती। उनको तो आपको वेरी फर्स्ट डे ही पूछ लेना चाहिए था कि ये ठीक होगी या नहीं होगी। इसका कोई मैनेजमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जो टाइम के साथ वर्स होती है। इसको मैनेज कैसे करना है ताकि ये वर्स कंडीशन में कभी पहुंचे ही ना। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर इसका पता चलता है तो अगर आपको इनहेलर की नौबत आ गई थी तो उस इनहेलर की नौबत को छोड़ना, दवाइयों पे सहारा लेना नहीं होता, बॉडी को रिकवरी फेज में डाल के उसका सहारा होता है ताकि शरीर मैम खुद को रिकवर इन्हेलर करे। से ना मेरे को ना बीपी हाई, मेरा सर घूमता था, सर में दर्द रहता था, बहुत दिक्कत एग्जैक्टली हो रही विच इज थी। नॉट नॉर्मल टू अस। अगर वो चीजें लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम आती है। तो अगर उस तक कंडीशन पहुंच गई थी तो उसको बंद करने की मतलब बॉडी को हील करने के लिए कुछ देना चाहिए था। देखो अभी तो आप हॉस्पिटल आओ ताकि आपकी हाँ जी। मैनेजमेंट के साथ शुरू करवाया जा सके। ठीक है, जिसमें चाहे दवाइयों से शुरू कर सकते हैं, चाहे मैं आपके लिए जो है वो थेरेपीज रिकमेंड करूंगी। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे वो आपको गाइड कर देंगे। दिल्ली के पास सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारा बेरठ में है, मुरादनगर में, और दिल्ली में सफदरजंग में भी है। बाकी छोटे छोटे हॉस्पिटल काफी सारी जगह पर है, लक्ष्मी नगर, मुल्तान नगर, प्रशांत विहार। आप वहाँ कहीं पर भी विजिट कर सकते हो। मैम मेरे घर के पास तो सफदरजंग पास पड़ेगा। तो सफदरजंग आप एक बार जाकर मिल सकते हो और थेरेपीज प्लान करवा सकते हो ताकि आगे की कैसी मैनेजमेंट रहती है, कितना प्रोग्रेस आपकी बॉडी दिखा पाती है, कितना कैपेबल है आपकी बॉडी हील करने के लिए, उसके साथ हम मैनेजमेंट शुरू कर सकें। तो मैम ये मेरी दिक्कत ठीक हो जाएंगी मैम? पहले तुम देखना पड़ेगा ना, मिलना पड़ेगा, लंग कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी, लंग कैपेसिटी है कितनी अभी। अगर लंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी, लंग्स ही सिकुड़ गए होंगे, तो उस हिसाब से ही कमिट कर पाएंगे कि कितना इलाज हो सकता है, क्या हो सकता है। तो एक बार मिलना, चेक करना जरूरी है। तो मैम मैं कब विजिट कर सकती हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल आप में मैम? कभी भी विजिट कर सकते हो 9 to 6 के बीच में, 9 अच्छा से 6 बजे के बीच में आप जाकर विजिट कर लें और हैव अ कंसल्टेशन। और थेरेपीज के साथ हो सके तो थेरेपीज के साथ शुरू करवाओ, नहीं तो अगर पॉसिबल नहीं है तो दवाइयों के साथ पहले शुरू करके देख सकते हैं ताकि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आए। लेकिन ज़रूरी है अगर आप रुककर वहाँ पर थेरेपीज के साथ इलाज कराते हो। ओके मैम, मैं बिल्कुल जरूर जाऊंगी मैम। ठीक है डॉली जी। थैंक यू ओके, मैम। ठीक है, वेलकम डॉली जी। नेक्स्ट पेशेंट सोनम सिंह जी। अनन्या। हाँ जी सोनम सिंह जी, अपना सवाल पूछें। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हाँ मैम, हमको बहुत दिन से मैम नाक से पानी आता है, बहुत छींक हम्म आती है सुबह सुबह, सर में दर्द हम्म होता है बहुत। हम्म कितना टाइम हो गया ये 2 साल से हूँ। 2 साल से हो रहा है, मतलब आपको क्रॉनिक साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हो? सिट्राजिन खा लेते हो, लीवर सिट्राजिन लेते हो, मोंटेलोकास लेते हो, क्या लेते हाँ हो? मल्टीला एल लेते हैं। टिलोकास ले लेते हो, है ना? हाँ। हाँ। अभी और ये जब कंडीशन शुरू होती है तो कैसे होती है? डस्ट की वजह से होती है या सुबह उठते ही ठंड जैसे लगती है तो छिक्के शुरू हो जाती है, या मौसम बदलने पे छिक्के शुरू होती हैं? तो बदलने पे भी होती है, सुबह उठते हैं तो होती है, और ठंड की वजह हम्म से भी होती है। ठंड की वजह से भी होती है। तो देखो आपकी जो कंडीशन है वो एक्सेलेट होती है जब भी इस तरह की कोई कंडीशन जो है आपकी बॉडी में शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो म्यूकोजा है वो इरिटेट होता है, रनिंग नोज। देखो ये जो जितने भी आपने मुझे ये जो आपने 3 सिम्टम बताए ना, ये साइनोसाइटिस के टिपिकल 3 सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये टिपिकल 3 सिम्टम्स हैं जिससे हमें कंफर्म होता है कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है। अब बस रूल आउट ये करना है कि एलर्जी की वजह से। आपने अभी कभी नाक का चेकअप कराया है? नेजल सेप्टम डेविएटेड तो नहीं है? नाक की हड्डी बढ़ी हुई या टेढ़ी तो नहीं है? हाँ मैम, थोड़ी सी बड़ी बड़ी हुई है नाक की हड्डी। तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये प्रॉब्लम जो है वो एस्केलेट कर रही हो, बार बार आ रही हो। ठीक है, हाँ कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं बनारस से बात कर रही हूँ।
बनारस से बात कर रहे हो, ठीक है। देखो देखो दोनों ही मैनेजमेंट है। एक तो ये है कि जैसे आप मॉन्टेलोकास ले रहे हो, सिट्रिजिन ले रहे हो, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो आयुर्वेदिक दवाइयों से, क्योंकि वो जो दवाइयाँ लॉन्ग टर्म में वो भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, है ना। और एक टाइम पे आता है कि वो काम करना बंद कर देती हैं और हम इम्यूनिटी को और भी ज़्यादा वीक बना देती हैं, ठीक है। तो एक तो आप दवाइयों से मैनेज कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि ये दिक्कतें जो है वो बढ़े ना, क्योंकि टाइम के साथ ऐसा नहीं है कि अभी अगर ये साइनोसाइटिस है तो ये साइनोसाइटिस ही रहेगा, ये आगे जाके और भी ज़्यादा दिक्कतें कॉज करना शुरू कर देता है। जैसे फ्रीक्वेंट हेडेक्स रहती है ना, फ्रीक्वेंट हेडेक्स माइग्रेन का रूप ले सकती है, बार बार रनी नोज रह रहा है, छींकें आ रही हैं, धीरे धीरे ये जो मतलब इन्फ्लेमेशन है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो जाना शुरू हो जाती है। तो अस्थमा की कंडीशन भी लॉन्ग टर्म में इसी वजह से जो है वो शुरू होती है। हाँ जी मैम। है। तो इसको जो है यहीं पर मैनेज करना ज़रूरी है। तो आइदर तो गो विद मेडिकेशन जिससे मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन अगर सही करना है, ठीक करना है, तो फिर अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और पंचकर्मा इन तीनों पर काम करना ज़रूरी है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना ज़रूरी है और आपके लिए क्या सही है, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए जब ये ऐसी सिचुएशन एस्केलेट हो जाती है, ताकि आप खुद से मैनेज कर सको और धीरे धीरे इस पे जो है आपको इतना आइडिया हो जाए अपनी बॉडी के बारे में कि आप इसको खुद से मैनेज कर लो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा मैम? पंचकर्मा थेरेपीज ले सकते हो, साथ में हम दवाइयों के साथ शुरू करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे और फिर दवाइयाँ देंगे क्या है? ताकि बेटर किया जा सके। बाकी घर पे तो इसका वही इलाज है, आप स्टीम ले सकते हो। नेती कैसे करते हैं, नेती सीख के नेती घर पे परफॉर्म की जा सकती है, जो आगे चल के इसमें बेनिफिशियल होती है। मैम उसमें कुछ डालकर या ऐसे ही पानी जो मशीन में पानी डालकर? पहले तो जल नेती करना शुरू करो, जल नेती हो जाती है उसके बाद बाकी सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, कोशिश करेंगे, यस मैम। ठीक है। तो अगर आप बनारस में हो, बनारस में हमारा हॉस्पिटल भी है, एक बार विजिट कर लो। गई थी मैम वहाँ मैं। फिर उन्होंने क्या गाइड किया आपको? उन्होंने 4-5 तो चेक बोला है, लिख कर दिया है और दवा दिया है। हाँ, तो वो कितना समय हुआ ये हुआ मतलब दिखाए हुए, और दवाइयाँ ली हैं आपने? अभी 5-6 रोज हुआ है मैम। कोई बात नहीं, धीरे धीरे दवाइयाँ लो, जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं उनको फॉलो करो, फिर देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट आता है। अगर दवाइयों से ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा तो इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, नहीं आएगा तो फिर कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम चेंज करेंगे। और ज्यादा दिन तक दवाइयाँ चलाना पड़ेगी मैम? हाँ, थोड़ा इतनी पुरानी बीमारी है तो एकदम से तो सही नहीं होगी, है ना। उन्होंने इसमें हमें बोला वो अनुलोम विलोम करने के लिए, भस्त्रिका हाँ करने के लिए। और बिल्कुल हाँ, तो ये तो मैं करती हूँ मैम। करिए, और धीरे धीरे इसका जैसे ही आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी, धीरे धीरे इसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाइए, ठीक है। ठीक है। करने का समय बढ़ाओ ताकि लंग कैपेसिटी अच्छी हो, थोड़ा सा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी बेटर हो। तो ये भी करो, साथ में दवाई भी खाओ। अब दवाई शुरू की है, उसका कितना असर आता है उस हिसाब से आगे बता पाएंगे ना। असर अगर बहुत है मैम, सुबह सुबह जो छींके आती थी वो नहीं आ रही है। 5 दिन की दवाई में इससे अच्छा आराम क्या चाहिए, और वो भी आयुर्वेदिक दवाई। जी मैम, सुबह सुबह नहीं आ रही है छींक। बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है सोनम जी। इतने कम समय में अगर इतना असर आया तो धीरे धीरे डेफिनेटली चीजों में और भी सुधार आएगा, है ना। और जो चीजें बताई हैं उनको अच्छे से फॉलो करो, उसके बाद एक बार फॉलोअप पे जब आओगे तो बाकी क्या चीजें और जरूरी रह जाएंगी वो भी आपको साथ में गाइड कर देंगे। और ये बता दीजिए मैम, जैसे वो स्टीम लेने के लिए आप बोली हैं, तो हम्म। उस एक मशीन है बच्चों को जो दिया जाता है ना, जी निबलाइजर, जी। तो उससे हाँ ले हाँ, या भाप पानी से ले? नेबुलाइजर से क्या ब्यूटी कॉट डाल के, दवाई डाल के लेते हो नेबुलाइजर से, कि नॉर्मल पानी की स्टीम लेते हो उससे? बच्चों के लिए था नेबुलाइजर मशीन, तो देखो वो नेबुलाइजर ना दो तरीके का होता है। एक तो नेबुलाइजर होता है जिसमें पानी डलता है, सॉकेट के साथ लगता है और ऊपर इतनी सी कैप होती है, अगर तो उस तरीके का है तो उससे व- आप आराम से स्टीम ले सकते हो। नहीं वैसा नहीं है मैम वो। और ये एक वो मोटर वाला होता है जिसके साथ मास्क लगा होता है। हाँ, मार्क्स की तरह है मैम। तो उसमें डालते क्या हो, दवाई क्या डालते हो? कुछ नहीं, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि कैसे ले स्टीम, पानी पानी डाल? से लो, पानी से ले सकते हो, पानी से लो स्टीम, है ना। क्योंकि उसमें हम तब डालते हैं जैसे ना जब सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है तो उसमें ब्यूटी कॉट डाल दिया, पानी डाल दिया, या उस तरीके की स्टीम, पर हमें थोड़ी सी जो है वो वार्म स्टीम चाहिए है, जी मैम। ठीक है।
तो हो सके तो पानी वाली स्टीम लो, और स्टीम लेने के बाद इमीडिएटली बाहर नहीं जाना, अपने मुंह को कवर करके आपने थोड़ी देर जो है वो रेस्ट करनी है उसी रूम में, जब तक आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं आ जाता। ठीक वरना है, अगर स्टीम लेके एकदम बाहर जाओगे तो नाक बंद हो जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है सोनम जी। ठीक है मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, महेंद्र जी, रीमा जी। हेलो हाँ जी रीना जी बताएं। मैम, मुझे भी नाक से हमेशा पानी आता है जब से कोरोना हुआ है, यानी कोरोना हम्म आया उसके बाद से। हम्म जैसे खाना बनाते समय और खाना हम्म खाते समय और मौसम जैसे हम्म वेदर चेंज होता है तो पानी आता है नाक से। पानी आने लग और जाता, छिक्के भी आती हैं? नहीं, छींके नहीं आती मैडम। खांसी जुकाम तो नहीं हो जाता जल्दी जल्दी? नहीं होता मैम, और थायराइड की शिकायत है मुझे। थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैम मुझे सर्वाइकल पेन भी है। जो वैक्सीनेशंस करवाई थी सारी? MRI करवाया मैडम मैंने, तो ये गर्दन की नसें दबी हुई है मेरी। नहीं, कोविड की वैक्सीन लगवाई है? हाँ, को लगाया लगाया। ठीक है, उसके बाद शुरू हुआ ना ये सारा सब हाँ, कुछ? कोविड नहीं हुआ था, मुझे कोविड नहीं हुआ था, लेकिन कोविड आया उसके बाद में ये सब प्रॉब्लम आने लगी। जैसे वेदर हम्म बदलता है तो जैसे मैं गाड़ी चलाती हूँ तो नाक से हम्म अपने आप पानी निकलने लगता है। और खाना हम्म बनाते समय, खाना खाते समय, और हम्म कभी भी अचानक पानी आ जाता है नाक से। और सर्दी रहती है। सर्दी रहती है, ठीक है। तो जी। बेसिकली आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो रही है, थायराइड का कंसर्न भी है, तो थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, और सर्वाइकल भी है, तो आपका सिटिंग जी मैम। पोस्चर भी थोड़ा बेटर नहीं है। तो जी कॉम्बिनेशन है चीजों का जो कॉरेस्पॉन्ड करती हैं एक दूसरे को, है ना? एक जी की वजह जी से मैम। दूसरी होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो डेफिनेटली इसके जी लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है ना? तो अभी आप कहाँ से बात कर जी रहे हो? मैम, MP बालाघाट से मैं बात कर रही हूँ। एमपी से बात कर रहे हो? तो देखो, या तो आप प्रॉपर एक बार कंसल्टेशन लेकर ट्रीटमेंट के साथ शुरू करो, उसके लिए आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हो, अगर मिलना चाहते हो तो फिर आके एक बार मिल लो। जी ठीक है, जी जी मैम। जी अगर तो आ सकते हो हॉस्पिटल तो आकर मिलो, ताकि दवाइयों के साथ शुरू करें। और अगर नहीं आ सकते, घर से वो करना चाहते हो कंसल्ट एक बार, तो वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हो। जी मैम, हमारे यहाँ से नागपुर पास में है, तो हाँ, तो नागपुर जा जा सकते सक हो। जी 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 जी। तो मैम नागपुर ये आ सकते हो। सर्वाइकल, मैम ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम मुझे ज्यादा हो गई, जो कमर तक चली गई है। और हाँ। गर्दन से लेके हाथ तक पूरे सुन्न टाइप का, झुंझुनी, पैरों में हम्म झुंझुनी, कंधों में झुंझुनी, हाथों में झुंझुनी, और पीछे की हम्म राइट साइड जो पसली वाला भाग है पूरा दर्द देता है। कुछ काम नहीं हम्म कर पाती मैं। हाँ, वो इसी वजह से ना, क्योंकि वो नसें दब रही हैं। वो नसें दब रही हैं, तो जिन जिन जगह पे वो सप्लाई करती हैं, या जहाँ पर उनकी जो है वो फंक्शनिंग है, वहाँ पर फिर जो है वीकनेस का होना, टिंगलिंग होना, दर्द रहना, फिर उसी की वजह से हो रहा है ना? तो जी सर्वाइकल की मैम। ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ थेरेपीज प्लान करते हैं, जैसे कटी जी बस्ती मैम। हो गई, है ना, ताकि उन नसों को रिलैक्सेशन प्रोवाइड हो। क्योंकि जहाँ पर जी जी दबाव है, जिसकी वजह से नसें दब रही हैं, है ना, वहां पर जब तक काम नहीं करेंगे, तो दर्द को तो दबाने के लिए पेन किलर्स खा सकते हैं, लेकिन उसको सही करने के लिए कुछ जो है लोकल एप्लीकेशन की चीजें शुरू करनी जरूरी है, ताकि जी धीरे मैम। धीरे इस जो दर्द है वो भी मैनेज हो, और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी आपकी कंडीशन में आना शुरू हो जाए। जी मैम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार आ जाओ हॉस्पिटल, एक बार देख लेते हैं, थेरेपीज के साथ शुरू कर लेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो कटी बस्ती जो मैं आपको बता रही हूँ उसके साथ शुरू करेंगे, ताकि पेन में भी हेल्प हो, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे, ताकि जो रनिंग नोज की जो कंसर्न है वो भी एक बार देखा जा सके। अगर डीएनएस है, डेविएटेड नेजल सेप्टम है, एक बार उसको भी चेक कर लेंगे कि उसकी दिक्कत तो नहीं है, और उस अकॉर्डिंगली आपको कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाएंगे दवाइयों का। मैम, कहाँ पर आना पड़ेगा? अभी तो आपने बताया नागपुर आपके पास है, आ जी जाओ जी जी नागपुर। जी। जी जी जी, वहीं पर ठीक है, एक सबसे बार पहले मैं नागपुर आ चेकअप जाओ, कर। एक बार जी मिल लो। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वहां पर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व नहीं हुई, या नहीं वहां पर बेटर फील हुआ, तो दोबारा रीच आउट कर लेना, मैं आपको या तो यहाँ पर डॉक्टर से बात करा दूंगी, या तो मेन सेंटर्स में आ जाना। जी मैम, पंचकर्म वगैरह नागपुर में जो एम्स का हॉस्पिटल है वहाँ होता है क्या?
सम ऑफ द थेरेपीज कैन बी डन, वो एक बार आपकी कंडीशन को एनालाइज करके डॉक्टर आपको गाइड रिकमेंड कर देंगे। इफ पॉसिबल तो जी। आपको वही गाइड कर देंगे, अगर नहीं पॉसिबल होगा तो आपको फर्दर सेंटर के लिए रिकमेंड कर देंगे। ओके ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके मैम, ओके जी, ठीक, वेलकम रीना थैंक जी, वेलकम जी। नेक्स्ट पेशेंट, क्या नाम है? सुमन बख्शी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। राहुल जी। अम, मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ और कैन यू हियर मी? जी जी सुमन जी बताएं। अच्छा, मुझे आईबीएस का बहुत प्रॉब्लम है। लाइक हम्म ऑफ एंड ऑन, कभी स्टमक क्लियर होता है, कभी नहीं होता। जब नहीं होता हम्म तो बहुत ब्लोटिंग सी रहती है। आई एम हम्म प्योर वेजिटेरियन, नॉट इवन हम्म एग्स आई टेक। एंड हम्म डाइट भी, लाइक आई अवॉइड ईटिंग आउटसाइड मोस्ट ऑफ द टाइम। घर में ही खाना बनता है। सब कुछ हम्म ट्राई करके देख लिया और मेरा वो एंडोस्कोपी वगैरह भी हुआ है, देयर नथिंग हैज कम अप। बट आईबीएस के लिए एंडोस्कोपी में या कोई ऐसा रीजन रूल आउट होना जरूरी नहीं है। देखो आईबीएस, अब मुझे ये बताओ कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब क्या करते हो, आप करते हो नहीं करते हो? नहीं, आई वर्क ऑनलाइन, आई एम ए थेरेपिस्ट, एक्चुअली आई एम काउंसलर। काउंसलर नो, देखो आईबीएस इज बेसिकली हमारे, एक तो हमारी स्ट्रेस कंडीशन के साथ जो है वो हो सकता है, हमारे वर्क प्रेशर की वजह से आईबीएस जो है वो ट्रिगर हो सकता है, और हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी ट्रिगर होता है आईबीएस। बिकॉज हमारा जो गट है ना, दैट इज आवर सेकंड ब्रेन। तो जब हम्म। भी हमारा जो है वो गट माइक्रोबायोम, या तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी में हैं, तब भी हमारा गट माइक्रोबायोम जो है वो डिस्टर्ब होता है। और जब भी हम ज़्यादा, क्योंकि जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाते हैं, हमारा कोई एग्ज़ाम है, हमारा इंटरव्यू है, या हमारे कोई ऐसा कोई सेशन है जिसके लिए हम एंग्शियस हैं, है ना, तो जब भी हम उस तरह के जाते हैं तो हमारे पेट में, हम सबसे पहले हमारा पेट खराब होना शुरू होता है, पेट में दिक्कत आनी हमें सबसे पहले शुरू होती है। तो उसकी वजह से फिर धीरे धीरे जो है हम उसके साथ जाते हैं, है ना। तो ये हम्म। बेसिकली आईबीएस की जो प्रॉब्लम है उसमें कोई पैथोलॉजी होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर पैथोलॉजी है तो डेफिनेटली उसको रूल आउट करके ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन अगर पैथोलॉजी नहीं है तो हमें दोनों का साइमल्टेनियसली ट्रीटमेंट चलाना होगा। हमारी जो है वो माइंड रिलैक्सिंग थेरेपीज भी करनी होंगी, और हमारे गट को बेटर करने के लिए भी जो है वो ट्रीटमेंट चलानी होगी। हम्म। ठीक है, क्योंकि गट ओके। माइक्रोबायोम को हेल्दी करना इज इम्पोर्टेंट। उसके लिए चाहे तो हम डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्मा की थेरेपीज प्लान कर सकते हैं, है ना। पंचकर्मा इज बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी में जितने हम्म भी टॉक्सिन्स एक बार उनको फ्लश आउट करेंगे, मेटाबॉलिज्म को एक बूस्ट स्टार्ट देंगे, हमारी डाइट को बेटर करेंगे कि हमारी बॉडी के लिए क्या सुटेबल है, उसको हम्म। चेंज करेंगे ताकि धीरे धीरे वो सारी चीजें मैनेज होने हो, और स्ट्रेस कंडीशन को भी हटाएंगे। क्योंकि जब भी हमारा पेट खराब होता है ना, हम हमेशा, या तो कॉन्स्टिपेशन रहती है या पेट खराब होता है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, और बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है हर चीजों से, बिकॉज हमारी बॉडी इज नॉट वेल इंटरनली। तो हम साथ ही में हम्म। उसके लिए शिरोबस्ती, शिरोधारा और सेशंस वो भी प्लान करते हैं। हम्म। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली ट्रीटमेंट, अब मैं ऐसा बोलूं आईबीएस के लिए मैं दवाई दे देती हूँ, डेफिनेटली दवाई के साथ भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन दवाई के साथ दैट स्टेट इज मैनेजेबल, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैनेजेबल स्टेट में रहे, वो ज्यादा ना बढ़े। तो क्या करना हाँ, होगा उसके लिए फिर? आप बैंगलोर से बात कर रहे हो ना, बैंगलोर में हमारे हॉस्पिटल एक बार आकर विजिट कर लो, ताकि मैं जो आपको थेरेपीज गाइड कर रही हूँ, वो थेरेपीज बता रही हूँ, वो एक बार आपको एनालाइज करके कौन कौन सी थेरेपीज करवानी इंपॉर्टेंट है उसके साथ मैं शुरू करवा सकूँ, ताकि आपकी स्ट्रेस कंडीशन और आपके गट में जो आईबीएस का प्रॉब्लम है, इन दोनों का साइमल्टेनियस ट्रीटमेंट में चला सकूँ। आप अपना एड्रेस भेज दीजिए तो इसका, बैंगलोर हेल्पलाइन का। नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे या तो मैसेज कर सकते हो या तो कॉल कर सकते हो। मैं इसको एक बार चैट बॉक्स में डलवा देती हूँ, 7710371037, इस पे आप मैसेज कर दें, जिस भी हॉस्पिटल की लोकेशन चाहिए आप मांग सकते हैं, वो आपको लोकेशन शेयर कर देंगे, देन यू कैन विजिट। ओके। ठीक व्हाट है, इज ओके। पंचकर्मा बाय द वे? डिटॉक्सिफिकेशन आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू 1 minute ओके। earlier। जी, ओके। ओके सुमन जी, ओके, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट पेशेंट कौन है? राहुल जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी राहुल जी बताएं, क्या कंसर्न है?
एक्चुअली मैम मेरे को ना अस्थमा की दिक्कत है। कितने टाइम से? ये मेरे को 2014 से है। मैं एक बार चंडीगढ़ से अपने विजिट करके मैं लेके भी आया था मेडिसिन इधर से। ठीक है। तो मैं उसको रेगुलर ले रहा था, मान लो 1.5 महीना हम्म। ली मैंने। तो मैं उस टाइम ठीक है। तो सही रहा, परफेक्ट रहा, कोई दिक्कत नहीं रही। हम्म। अभी फिर मेरे को हो गया 15 एक दिन हुए हैं छोड़े हुए उसको, हम्म। मेडिसिन को। फिर मेरे को दोबारा चेस्ट में ऐसे सीटी बजना, ऐसे दिक्कत महसूस हो रही है दोबारा से। दोबारा दिक्कत आनी शुरू होगी ना, क्योंकि देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि दवाइयों के साथ हम उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, उनको अंडर कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन उनको अगर बॉडी से बाहर निकालना है, बॉडी में वो दिक्कत दोबारा ना हो, क्योंकि अस्थमा इज अ कंडीशन जहाँ हमारी ब्रोंक्यूल्स या तो सिकुड़ गई हैं, या यहाँ वहाँ पर जो है म्यूकस आ गया है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, ब्रेथलेसनेस रह रही है ना। तो अगर दवाइयों से उसको जो है मेंटेन कर सकते हैं। आप साथ में आपने प्राणायाम भी शुरू किया था क्या? अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, नहीं, कपालभाति? नहीं ऐसा कुछ नहीं किया था। क्योंकि अगर वो करोगे तो धीरे धीरे लंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, लंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये प्रॉब्लम्स आनी जो है वो कम होंगी। तो इसीलिए कहते हैं दवाइयाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, ये सारी चीजें सीखनी होती हैं साथ में, क्योंकि अस्थमा इज अ कंडीशन जो आपको लंबा खींचती है, आपको बहुत लंबा समय इसके साथ चलना पड़ता है। तो इसके लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं वो आपको सीखने पड़ते हैं। और अस्थमा के लिए तो बहुत अच्छा है अगर साल में 1 या 2 बार आप पंचकर्मा करवा सको, क्योंकि पंचकर्मा इज समथिंग जिसमें आपकी बॉडी क्लिंज हो जाती है। जो भी कफ म्यूकस शरीर में बहुत ज़्यादा बन रहा है, उसको जब भी, जैसे मौसम चेंज होने वाला है, जब मौसम बदल रहा है, उस टाइम पे अगर उसको आप बॉडी से बाहर निकाल दोगे, बॉडी से बेटर कर दोगे, तो उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पंचकर्मा के लिए तो उन्होंने मना किया था मेरे को, कहते हुए अभी अभी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इनहेलर लेता हूँ बस। बाकी हम्म। 15-20 दिन के अंदर एक बार लेता हूँ, कभी महसूस होता है मेरे को, क्योंकि मौसम ठीक चेंज है। होता है, बारिश होती है, या फिर कोई जैसे हम्म। ये अभी सीजन है, कनक निकलती है जी। इधर हमारी साइड में, मैं हरियाणा हिसार से हम्म। हूँ। जी। तो उस टाइम मौसम चेंज होता है तो हो जाता है ज्यादा डेफिनेटली, तो दिक्कत। देखो उसमें अगर तो करवा सकते हो। ऐसा मना इसलिए क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं लगा होगा, या उस टाइम में आपकी कंडीशन थोड़ी बेटर होगी, है ना। हाँ जी, अगर हाँ तो जी। करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, बिकॉज इसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ, किस तरह की इन्फ्लेमेशन की कंडीशन अगर होती है तो उसमें अवॉइड भी करते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही रहता है, अगर ये बार बार हो रहा है तो मतलब आफ्टर 3 मंथ या 6 मंथ्स में आप एक बार पंचकर्मा लें, ताकि इसकी जो रीअकरेंस है धीरे धीरे आना जो है वो कम हो। और लंग उसका कैपेसिटी को टाइम पीरियड इंक्रीज क्या करने के होता लिए है मैम? योगा और प्राणायाम जरूर अपने साथ इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि लंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करेगी तो प्रॉब्लम्स आना कम नहीं होंगी। अभी जैसे मेरे एक लड़का है 7 साल का, जी। उसको भी इसको भी ये दिक्कत हो रही है। मान लो छोटा था तब ज्यादा होती थी, बट अभी हम्म। बीच में वो स्टेबल हो गया था इस चीज को लेकर। हम्म। अभी दोबारा उसको इनहेरिटेड है। इनहेलर देना। हाँ, इनहेलर इनहेरिटेड है। देना पड़ता है उसको, हम्म। जैसे बच्चे में तो इनहेरिटेड बुढ़ा है, कोट वो आपसे हो गया, उनको ये जो हो है गया। वो आया मान है, लो बुड्ढा कॉर्ड स्टीम का आप देनी पड़ती है। नेबुलाइजेशन कर रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्यों हम्म। छाती जाम हो जाती है उसकी, बिल्कुल ही कुछ ठंडा खाने से, और बिल्कुल। केला केला का कुछ खट्टा, ये हम्म। खाने से ना उसकी छाती उसी टाइम से पता लगने लग हम्म। जाता है भी, हाँ वो लंबे लंबे सांस लेने लग जाता है। हो गई है ना। तो उसको हम्म। क्या करना पड़ेगा फिर इसके लिए देखो अपने? बच्चे में ये इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड है तो मतलब इसमें जब ये दिक्कत आती है, अब इनहेलर से तो यही होगा ना कि हाँ छाती जम गई, इनहेलर लेके ब्यूटी कॉर्ड से उसको जो डायलेट कर दिया, डायलेटेशन हो गई, तो उस टाइम के लिए वो थोड़ा सा बेटर फील करना शुरू कर देता है जस्ट आफ्टर नेबुलाइजेशन। हाँ, वो नींद आ जाती है मान लो वो लेने के बाद में, हाँ, नाइट अच्छे नींद से आ निकल जाती जाती है। है, हाँ रात अच्छे से निकल जाती है। बच्चे की उम्र हम्म, कितनी है अभी? 7 इयर्स। 7 इयर्स है, तो बच्चे के लिए तो मैं अभी बहुत ज्यादा आपको पंचकर्मा के लिए एडवाइस नहीं करूंगी, है ना। बच्चे के लिए आप साथ में दवाइयों के साथ शुरू कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली उसकी इम्यूनिटी को बेटर करना जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, जिसकी वजह से उनको रिकरेंट ये चीजें जो है वो हो रही हैं बार बार, जो है थोड़ा सा भी कुछ ठंडा खा लेने से छाती जम जाना, दिक्कत आने लग जाना, ये शुरू हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ये होता है उसको। तो अभी उसको इम्यूनिटी को सिर्फ बेटर करना जरूरी है। नॉर्मल मेड, अभी जैसे मैं मेरी मेडिसिन चंडीगढ़ से लेके आया था हम्म। 1 महीने की, फिर मैंने दोबारा मैं गुड़गांव से लेके आया था मेडिसिन मेरी।
तो दोनों में हम्म डिफरेंट था, मान लो पैकेजिंग सेम थी बट अंदर से मेडिसिन अलग थी, टेस्ट अलग था उनका। अच्छा, ये कोई कुछ होता है क्या इनमें, या फिर मेरे को बहम रिवाइज हो गया? होती रहती हैं जी, दवाइयाँ रिवाइज होती हैं। मतलब हम हमेशा जो कंटेंट बनाते हैं दवाइयों को बेटर करने की कोशिश होती है हमेशा, ताकि उनका जो इम्पेक्ट है वो अच्छा हो। हर बार जो है वो नया ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में जो दवाइयाँ पास होती हैं, जिनका बेटर रिजल्ट आता है, फिर वो आगे जो दी जाती हैं। तो कई बार होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस दवाइयों में हो सकता है, बिकॉज ये हर्ब्स हैं, कोई केमिकल फॉर्मुलेशन तो नहीं है जो सेम ही दिखेगी। ओके ओके। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है दवाइयों में, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। बाकी हाँ, हो सकता है कि एक हॉस्पिटल से ले जाके दूसरे हॉस्पिटल में जब आपने दवाइयाँ ली हो तो कुछ दवाइयाँ भी चेंज हुई हों, क्योंकि हर डॉक्टर का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है या वे ऑफ थिंकिंग होता है ट्रीटमेंट को लेकर, वो डिफरेंट होता है। नहीं, मैंने मेडिसिन तो चेंज नहीं करने दी। मैंने जो हम्म मैडम ने पर्ची पे लिख के दिया था, डॉक्टर साहब ने, वही लेके हम्म, आया था मैं, पर वो डिफरेंट थी। टेस्ट उनका बहुत अलग ठीक था, है। दोनों का डिफरेंट था। थोड़ा अलग हो सकता है, नहीं ये मैं मानती हूँ, ऐसा हो जाता है। क्योंकि देखो हर्ब्स हर सीजन में जो है वो सेम तरीके की नहीं रहती। आप सब्जी की बात ले लो, मौसम की सब्जी का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है, बेमौसम की सब्जी का टेस्ट अलग हो जाता है। तो वैसा हाँ ही जी। जड़ी बूटियों में भी होता है, थोड़ा सा टेस्ट का वेरिएशन जो है वो आ जाता है दवाइयों में। हाँ, अनटिल अनलेस उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो एक्सीड ना हो गई हो, वो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अदरवाइज ऐसा कोई कंसर्न नहीं रहता। ये पंचकर्मा का कॉस्ट क्या रहता है अगर मैं अभी करवाऊँ तो? देखिए, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कौन कौन सी थेरेपीज करवानी जो है वो इम्पोर्टेंट रह जाती हैं। अगर आप ये आकर विजिट कर सकते हो तो आकर आपको गाइड कर देंगे, या तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लो, जिससे आपको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट आइडिया जो है वो बताया जा सके, क्योंकि इट वेरीज कहाँ पे करवा रहे हो, कौन सा, इसमें बहुत सारी चीज़ें, कौन सा जगह करवा रहे हो, वो एक रह के करवा रहे हो या करवा कर अब वापस आ रहे हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है ठीक है। हाँ जी। वो ठीक तो है। किससे पूछना पड़ेगा मैडम मेरे को अभी जैसे? अगर आप ओपीडी में विजिट कर सकते हो, मिलने आ सकते हो तो मिलने आ जाओ, ताकि वहां पर आपको गाइड किया जा सके। और अगर मिलने नहीं आ सकते तो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो। ठीक है मैम, मैं ऑनलाइन ले लूँ कंसल्टेशन। हाँ जी, आप अपना नंबर ड्रॉप कर दें चैट बॉक्स में, आपके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन एक बार शेड्यूल करवा देते हैं। मैसेज के अंदर? चैट बॉक्स है यहाँ पे साइड में, नीचे आपको चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पर हाँ मैं, जाकर आप हो गया अपना मैम। नाम और नंबर शेयर कर सकते हो। टीम आपको कनेक्ट करके आपकी वीडियो कंसल्टेशन अलाइन करवा देंगे। हो गया ठीक मैम। है। ओके, ठीक है राहुल जी। ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट दीप जी, अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पंकज यादव। मैम हाँ जी दीप जी बताएं। मैम मुझे ना 2 ईयर से ना जॉन्डिस है। अच्छा, मैम मेरे को ना कोई भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। मैं मतलब ऐसे रहता है कि 2 ईयर से मेरी जॉन्डिस है ना, कभी वो जॉन्डिस कम हो जाता है, कभी वो ज्यादा हो जाता है, बट मेरा लीवर प्रॉपरली ठीक है। जॉन्डिस की वजह क्या है? मैम डॉक्टर यही चीज ही नहीं मेरे को कंफर्म बता पाते हैं वजह है क्या। वो सिर्फ मेरे को दवाइयाँ लिख के दे देते हैं, और कुछ नहीं। मैं टेस्ट दवाइयाँ तो रेगुलर। करवाए होंगे ना, क्योंकि देखो जॉन्डिस होने के ना दो तीन मेन रीजन रहते हैं। या तो हमारी बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन पहले हुआ है, जो बिलिरुबिन की प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा हो रही है ना, या कोई ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसकी वजह से मैम देखो नेचुरली ही। गैलस्टोन तो नहीं है मैम, क्योंकि ना मैंने अभी एक्सरे वगैरह भी कराए थे, सारी चीजें कराई थी, तो उसमें नॉर्मली कुछ भी नहीं निकला था। चेक करनी पड़ेंगी जी रिपोर्टें, वजह निकालनी पड़ेगी जॉन्डिस हो क्यों रहा है बार बार, या अगर और ठीक क्यों नहीं हो रहा है, वो एक बार देखना पड़ेगा। अगर इस तरीके का कोई कंडीशन है तो उसको उस हिसाब से फिर मैनेजमेंट होगा। अगर दवाइयों से आराम नहीं आ रहा, डॉक्टर आपको कुछ सही गाइड नहीं कर पा रहे, कोई और टेस्ट करवाने की जरूरत है, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि ना मैम देखो मैं ना काफी ज्यादा, मैंने यहाँ पे 32 भी है, 32 में से भी, और 16 से भी, और 6 सेक्टर से भी मैंने इलाज कराया, प्रॉपर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। ऐसा है आप कि मैम हमारे मेरे हॉस्पिटल ना, में दिखाने आए थे? नहीं मैम अभी तक तो नहीं आया। मैंने मैम से बात की थी ना, तो मैम ने बोला था पहले हम्म। वेबिनार में एक बारी
मैम से डिस्कस कर लो, बिल्कुल। जैसे आपको हाँ, लगता है फिर आप आप ऑफिस आ विजिट करो। सकते हो। देखो एक बार तो आपकी रिपोर्ट्स चेक करनी पड़ेगी, है ना? जैसे मैंने हाँ आपको जी। बताया कि ये रीजंस हो सकते हैं। अब आपके इतने सारे, अब इतने लंबे टाइम से प्रॉब्लम है तो बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर्स ने करवा रखे होंगे, है ना? तो उनमें भी एक हाँ बार जी, देखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम उसमें आया क्या है। अगर कुछ नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, क्या और चीज़ है जिसको हम रूल आउट करने के लिए करवा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखकर फिर मैं आपको गाइड करूंगी कि क्या कर सकते हैं उसमें, एक्चुअल प्रोग्नोसिस कैसा है डिजीज का। क्योंकि देखो हर पेशेंट में बीमारी ना अलग अलग होती है। अगर सेम हाँ बीमारी जी, भी है ना तो उसको ठीक होने में दोनों आदमियों को कभी नहीं हो सकता कि सेम टाइम लग जाए, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट है। ठीक हाँ है, तो जी एक बार मैम। देखना पड़ेगा, फिर मैं ट्रीटमेंट कैसे शुरू करूंगी, फिर देखते हैं कितना आराम आता है धीरे धीरे। या तो 35 में हमारा हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में, वहां पर दिखा सकते हो, देरा बस्सी आ सकते हो, या ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हो, जैसे ठीक भी है, आपको वैसे तो बेटर मैम फील तो होता है। अगर ऑफिस, अगर आपके हॉस्पिटल में आके ही बेटर रहेगा ना, आपके ऑफिस में हाँ, हॉस्पिटल में आके आके। बेटर है अपनी सारी रिपोर्ट साथ में लेकर आना, ताकि उसको चेक हाँ जी। करके आपको ट्रीटमेंट के साथ शुरू कर सके। ओके, ठीक है, क्योंकि थर्टी मैम फाइव में यही था ना। हमारा हॉस्पिटल है, वहां आ सकते हो, या ऑनलाइन कंसल्ट तो आप नहीं करना चाहते तो ओपीडी आ जाओ एक बार। ओके, ठीक है। ठीक है मैम। अपना मैं मनी माजरा से बात कर रहा हूँ मैम, आसपास कोई और हो तो। नहीं वैसे तो देखो पंजाब में काफी जगह पे सेंटर्स हैं, देरा बस्सी और चंडीगढ़ अगर आ सकते हो तो चंडीगढ़ 35 यही बेटर रहेंगे आपके लिए। ओके, ठीक है। 35 में एक बारी मैम मैं जाकर बात करता हूँ। किन से बात होगी हाँ, मैम, सर का नाम? वहाँ पे अवेलेबल जो डॉक्टर होंगे वो उनको वो आपको देख लेंगे। वैसे तो डॉक्टर अवीरा वहाँ पर है, सीनियर मोर कंसल्टेंट है डॉक्टर अवीरा, अगर वो अवेलेबल होंगे तो उनसे मिल लेना। वरना ओपीडी में जो डॉक्टर विजिट बैठे होते हैं दे आर बीइंग सीनियर डॉक्टर्स, वो एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो मैंने ओके। नंबर डाला था चैट बॉक्स में, हेल्पलाइन, वहाँ से अगर आपको एड्रेस चाहिए तो आप एड्रेस ले सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके जी, वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम जी। हो गए बबलू जी? आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हेलो मैम। अलाउ किया है हेलो। इनको? हेलो। हाँ, शो नहीं हो रहा। आ रही है आवाज मेरी? हेलो। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर किसी और के भी क्वेश्चन बचे होंगे वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं पीपीटी में जाके एक बार थोड़ा सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको जो है वो ब्रीफ कर देती हूँ कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किस तरीके का रहता है। बाकी जो भी कंसर्न रहेंगे वो मैं लेने की कोशिश करूंगी इसी वेबिनार में, कि और कंसर्न्स भी मैं आपके ले सकूं। ठीक है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। जैसे मैं अभी बात कर रही थी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पंचकर्मा को लेकर या थेरेपीज को लेकर, तो वो गाइड किए जा सकते हैं। अब दो तरीके का ट्रीटमेंट है, एक तो मैनेजमेंट है, दूसरा ये जो कुछ होम रेमेडीज में आपको बता भी चुकी थी। अब पंचकर्मा में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आगे करें। ठीक है, नस्य थेरेपी आप कैसे घर पे कर सकते हैं, इसकी एक वीडियो है, आप देख लें। अब देखो इसमें ये डेफिनेटली बहुत राइट प्रोसीजर नहीं है, लेकिन हाँ अगर घर पे हम प्रतिमर्श नस्य करते हैं तो इसको ये करने के कुछ स्टेप्स हैं, ताकि एक बार जो है आप अपने फेशियल एरिया की मसाज कर सकते हैं। उसके बाद आपने आइस को कवर करके स्टीम लेना है, ताकि स्टीम लेकर आपके जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएं। उसके बाद आप जो भी ऑयल आपको रिकमेंडेड रहता है उसको 1 ड्रॉप बोथ नॉस्ट्रल में डालकर, उसको निगलना नहीं है। जब भी वो आपके नेक एरिया में आ जाए तो उसको आप स्प्लिट आउट कर सकते हो। जो भी म्यूकस आता है या जो भी चीज़ें आती हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन या स्टीम के बाद, तो उसको आपने कफ जब एकोमोलेट हो जाता है उसको निगलना नहीं है, उसको स्प्लिट आउट कर देना है। तो एक टेक्निक है जिसके साथ आप घर पे नस्य कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इसमें धूपन क्रिया एक करवाते हैं हम साइनस में। इसमें भी एक ये रिप्रेजेंटेशन है कि धूपन कैसे करवाया जाता है। तो ये जो वर्ती ये यूज कर रहे हैं, ये मेडिकेटेड जो हमारी हर्ब्स रहती हैं उनको लेप करने के बाद फिर ये वर्ती बनाई जाती है और उनको जलाकर फिर इसका जो धूप है, मतलब इसका जो धुआं है उसका सेवन करवाया जाता है।
ठीक है, तो इसको नोज से लेकर मोस्टली मुंह से छोड़ते हैं, तो ये भी हम एक साथ में करवाते हैं। जल नेति करवाई जाती है। जल नेति को करवाने के कुछ जो है वो प्रिसाइज जो है तरीके रहते हैं, जिसमें गर्म पानी ले सकते हैं, नेति का पॉट होता है ना, और बाहर एक नाक से पानी को डाल के दूसरे पान से मतलब दूसरे नाक से बाहर निकालना होता है, और जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो उस दौरान आप अपने मुंह से कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं, तो वो और भी बेटर है। इसी के साथ साइनस के लिए क्या योग किए जा सकते हैं, तो ये कुछ जैसे बहुत ज़्यादा छींके अगर पेशेंट को रहती हैं, तो उस कंडीशन में ये कुछ योगा प्राणायाम ये आपको बता रहे हैं, इसमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इनके साथ आप शुरू कर सकते हो। कोबरा आसन कर सकते हो, पहले ब्रिज पोज आप जो है इसमें जो है साथ में शुरू कर सकते हो। शोल्डर स्टैंड जो है आप कोशिश कर सकते हो जितना हो सकता है उसके साथ शुरू करना। उसके साथ फिश पोज है, जैसे डेमोन्स्ट्रेट आपको किया जा रहा है, ये आप कर सकते हो। कपाल भाती कर सकते हो, मतलब 20-20 स्ट्रोक्स के 3 बार आपने जो है वो परफॉर्म करना है। जितनी भी आपकी बॉडी कैपेबिलिटी है उसके साथ शुरू करें, धीरे धीरे इसको एनहांस करें। इसके साथ मतलब ये 32 हर्ब्स टी है, आप ये शुरू कर सकते हो, है ना। इसके काफ़ी सारे जो है वो फ़ायदे हमारी बॉडी में रहते हैं। नेक्स्ट अभी एक फूड को लेकर हमारी डॉक्टर त्रिहन की एक वीडियो है, दिस वन बी द क्लोजिंग वीडियो। इसको हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे हमारा फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और रिजुविनेशन में कैसे हेल्प करता है। जो कि चल फिर नहीं सकते, गुब्बारा फुलाए, समथिंग एल्स, बट मेक योर फूड 60% अनकुक्ड। हम लोग एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं कि साहब दिल्ली की हवा अच्छी नहीं, पर कभी फूड पॉल्यूशन की बात करें। What pollutes your body is the type of food you eat, and there are 45 foods जो कि आपके इंटेस्टाइन को, बॉडी को इन्फ्लेम करते हैं। सिंपल एग्जांपल उसे कहते हैं डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स। आई वांट ईच वन ऑफ यू, और मैं अपनी बुक की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, बट जस्ट टू से कि इसमें छोटा सा अपेंडिक्स है, डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स। 1% डाइट इन्फ्लेमेटरी इंडेक्स बढ़ता है, 6% कैंसर का रिस्क बढ़ता है। 2% डाइट इंडेक्स बढ़ता है, अब यूट्राइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर 18% बढ़ेगा। तो make sure that what you eat does not cause inflammation in your body. बॉडी को सहज तरीके से रखें। ठीक है, तो बेसिकली यही एक छोटा सा मैसेज था इस वेबिनार के थ्रू या इस जो भी हमारा ये आज का पूरा सेशन था इसके थ्रू, कि हम कैसे अपनी बॉडी को हेल्दी कर सकते हैं, हम हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, हमारी खाने पीने की आदतों को बदला जा सकता है ना। खाने पीने के साथ साथ हम अपनी बॉडी की रिजुविनेशन, मतलब जैसे कोई गाड़ी हम अगर रेगुलरली चला रहे हैं तो उस गाड़ी को चलाने के लिए ज़रूरी है कि उसकी सर्विसिंग हो टाइम टू टाइम, वैसे ही हमारा शरीर है। तो शरीर को अगर हम टाइम टू टाइम अच्छे से जो है वो इनकरेज करेंगे, उसको सफाई करेंगे, उसमें अच्छी चीज़ें डालेंगे, तो वो अपने आप को जो है डेफिनेटली बेटर करेगा। ठीक है, तो जितने भी पेशेंट इस वेबिनार में थे जिनकी मैं कंसर्न या क्वेरीज ले पाई, दैट इज़ बीइंग डन। लेकिन जो भी पेशेंट जो हैं वो रह गए हैं जिनकी क्वेरीज में नहीं ले पाई, वो चैट बॉक्स में अपने नंबर डाल सकते हैं, या तो ये हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे आपकी जो भी क्वेरी रहती है उस क्वेरी को जो है आप इस पर डाल सकते हो। डॉक्टर से बात करना चाहते हो, डायरेक्ट डॉक्टर से बात कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे जो है अपनी क्वेरी शेयर करके अपने लिए अपॉइंटमेंट लेकर फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज अनरिजॉल्व रह चुकी हैं उसके लिए आपको एक बार कंसल्ट किया जा सके। ठीक है, धन्यवाद जी, आज के वेबिनार के लिए इतना ही।